नमस्कार, जय श्री राम। आज बात करेंगे एंड गेम्स के ऊपर। दो हमारे पड़ोसी हैं, चाइना और पाकिस्तान, और दोनों एक एंड गेम वाली स्थिति में आ चुके हैं कि जहां पे एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में ये लोग घुसते जा रहे हैं, ये दोनों कंट्रीज। और यहाँ से आगे इनका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो आगे देखने को भी पता चलेगा। लेकिन अभी आज की डेट में सिचुएशन क्या है, मैं पहले आपको उन सब चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, और आगे जैसे जैसे घटती जाएंगी चीज़ें वो हम लोग चर्चा करते जाएंगे। तो अब आज पहले बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक खबर चल रही है कि शी जिनपिंग को स्ट्रोक हुआ, मतलब लकवा मार गया है। अब जिनपिंग साहब का पिछले साल या कोविड के आसपास एक डेढ़ साल से एक खबर आ रही थी कि ब्रेन एनेरूजिया करके एक डिसीज होती है जिसमें दिमाग की नसें पतली और कमजोर हो जाती हैं। तो उस डिजीज इनको यहाँ पे इनको मतलब डिटेक्ट की गई थी कि ये इनको एक प्रॉब्लम है, ये एक डिसीज है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? तो स्ट्रोक हो सकता है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि ब्रेन एनेरूसिया है, ब्रेन की नसों में प्रॉब्लम है और ब्रेन से स्ट्रोक होता है। तो आज अगर ये स्ट्रोक की खबर आई है तो नॉर्मल है, क्योंकि उनको वो मेडिकल कंडीशन तो थी। और उनके अगर पिछले 2-3 सालों की आप फोटोग्राफ्स को कंपेयर करेंगे तो उनकी हेल्थ में भी काफ़ी कुछ बदलाव सा दिख रहा है। जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनका लेफ्ट हैंड मूव नहीं करता था ज़्यादा, तो हल्का फुल्का शायद स्ट्रोक पहले भी उनको हुआ था जिसका असर था कि लेफ्ट हैंड मूव नहीं करता था। तो संभावनाएं काफी हद तक हैं। दूसरा रूमर्स चल रहे हैं कि जिनपिंग साहब को हार्ट अटैक हुआ है और मौत हो गई है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे उनको स्ट्रोक हुआ होगा तो लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रोक में, क्योंकि हार्ट आपका लेफ्ट साइड पे होता है, तो संभावना रहती है कि हार्ट अटैक ट्रिगर होगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी उस हिसाब से पॉसिबल था कि हो सकता है। और तीसरा अभी रूमर है कि ये चल रहा है कि जिनपिंग साहब की डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई। और ये सारी खबरें कोई चाइनीज मीडिया नहीं दे रहा है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि चाइना से कोई कंफर्मेशन या इस टाइप की चीज तो निकलती नहीं। ये सब वहां के सोशल मीडिया में चल रहा है। अब ये अपने आप में ताज्जुब की बात है कि चाइनीज सोशल मीडिया पे इस टाइप की बातें क्यों हो रही हैं, और आम लोग ये बातें करें तो भी आप इग्नोर कर सकते हो कि लोगों की लफाजी है। लेकिन कुछ एक ट्विटर हैंडल्स हैं जिसमें से कि एक पूर्व फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर थे सीनियर, उनका ट्वीट आया। उन्होंने मतलब जिनपिंग के सामने 2 कप रखे हुए दिखाए चाय के, और वो एक कप उठा के पी रहे हैं, और उसका कैप्शन उन्होंने ये डाला था कि क्या मैं ये जहर पी लूं। वहां से एक नई थ्योरी आ गई कि जिनपिंग को शायद थर्ड प्लेनम की मीटिंग में कोई जहर वहर दिया गया, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत सारे सिनारियोज चाइना से आ रहे हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है चाइना में, कुछ तो हुआ है। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी या जिनपिंग साहब के ऑफिस की तरफ से इसका खंडन करने के लिए कोई कॉन्क्रीट सबूत वगैरह नहीं दिया गया, क्योंकि नॉर्मली जब किसी टॉप लीडर के साथ इस टाइप की खबर चलने लगती है तो फिर ऐसा होता है कि उनका कोई वीडियो या कहीं किसी मीटिंग में या किसी प्रोग्राम में उनकी प्रेजेंस और उसका वीडियो और सब कुछ आ जाता है। तो उससे अपने आप इन चीज़ों का खंडन हो जाता है कि नहीं जी, सब ठीक ठाक है, वो तो नॉर्मल है, इस प्रोग्राम में दिखाई दिए, उस प्रोग्राम में दिखाई दिए, या अपने ऑफिस में किसी लोगों से मिलते जुलते हुए उनकी फोटोग्राफ्स और मीटिंग्स आ जाती हैं। तो अभी तक वैसा भी कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? सिर्फ स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, डेथ हो गई, कुछ नहीं पता। अब प्रॉब्लम चाइना की दूसरी बहुत बड़ी बड़ी है।
क्या है कि जिनपिंग साहब ने एक्चुअली चाइना के अंदर 3 पावर सेंटर्स होते हैं नॉर्मली। एक जो प्रीमियर या प्रेसिडेंट कह लीजिए, दूसरा एक होता है जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी होता है ना? और तीसरा एक पावर सेंटर होता है जो पीएलए का कमांडर होता है या चीफ होता है। तो पीएलए का मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि पीएलए पाकिस्तान, ये चाइना की आर्मी नहीं है। पीएलए जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की एक विंग है, एक डिवीजन है, एक हिस्सा है ना? जैसे भारतीय जनता पार्टी को ले लें आप, तो उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा है। कांग्रेस को ले लें तो उसकी यूथ कांग्रेस है ना? तो जैसे हर पार्टी की एक यूथ विंग होती है। शिवसेना की भी एक युवा सेना थी। तो इस तरह से तमाम पार्टियों की अपनी एक यूथ ब्रिगेड होती है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में एक अलग हिस्सा है जिसको कि पीएलए कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो ये पूरी की पूरी आर्मी बना डाली है इन्होंने, लेकिन ये पार्टी की आर्मी है। ये चाइना एज ए कंट्री, देश की आर्मी नहीं है। इस आर्मी की लॉयल्टी चाइना या चाइनीज लोगों के लिए नहीं है, इसकी लॉयल्टी पार्टी के लिए है। ये काम अपनी पार्टी के लिए करती है। इसके अंदर जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं वो प्राइमरली, उनका एक क्वालिफिकेशन जरूरी है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके परिवारों से ही होने चाहिए। और वो लगातार उनको अपनी लॉयल्टी पार्टी की तरफ प्रूव करनी पड़ती है। उन्हें पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, पार्टी के जो विचारधारा है उसको जमीन पे लाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा फिर हर जो यूनिट होती है आर्मी की, उसके अंदर एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक पॉलिटिकल कमिश्नर अलग से अपॉइंटेड होता है। तो जो ऑफिसर उस यूनिट को कमांड कर रहा है वो तो कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा है ही, एक पॉलिटिकल कमिश्नर अलग से रहता है। और ये पॉलिटिकल कमिश्नर सीधे बात करता है हेडक्वार्टर्स में, मतलब बीजिंग में। तो इट इज अ हाईली पॉलिटिकल आर्मी। तो इसका एक चीफ जो होता है, ये एक पावरफुल पोस्ट होती है। जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल करता है, वो एक पावरफुल पोस्ट होती है। और इन दोनों के सपोर्ट से प्रीमियर बनता है प्रेसिडेंट। और ये 3 एक पैरेलल पावर सेंटर्स होते हैं जो मिलकर कंट्री चलाते हैं। ये चाइना का एक आइडियल सिस्टम है। अब जिनपिंग साहब ने क्या किया कि जो ये पीएलए कमांडर की पोस्ट है और जो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट है वो भी अपने पास ले ली। तो अब जिनपिंग साहब इस समय एक ऐसे नेता हैं जो कि खुद प्रीमियर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पीएलए के कमांडर भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप होती है, मतलब जैसे प्रीमियर है या प्रेसिडेंट है, वो कंट्री को रन कर रहा है, तो उसके बाद नंबर 2 जो होते हैं, नंबर 2 नंबर 3 कह लीजिए, या नंबर 2 पे 2 लोग है हुए, जनरल सेक्रेटरी और पीएलए का कमांडर, कि कल को अगर प्रीमियर को कुछ हो जाए तो इन दोनों में से कोई सत्ता को संभाल सकता है। तो इन्होंने ये दोनों पोस्ट भी अपने में मर्ज कर ली। तो अब यहाँ पे जो है कोई भी नहीं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस भी जिनपिंग साहब के अंडर में डायरेक्ट है। फिर उसके बाद जो नंबर 3 की पोस्ट होती हैं, चाहे वो पीएलए में हो, जो टॉप के जनरल्स हैं, या जो जनरल सेक्रेटरी के नीचे जो लोग होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल कमिटीज में, अलग अलग, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे फैक्शंस हैं, गुट हैं। जैसे आप मान लीजिए कि भारत के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक कर दिया जाए कि एक ही पार्टी रहेगी। अब एक ही पार्टी रहेगी तो क्या होगा कि उसके अंदर जैसे समाजवादी आ जाएंगे तो वो अपना गुट बना लेंगे, कम्युनिस्ट भी इसमें आ जाएंगे तो वो कम्युनिस्टों का गुट बन जाएगा, है ना? तो इस तरह से अलग अलग गुट बन जाएंगे, उनके अपने अपने नेता होंगे, हैं उसी पार्टी के नीचे, लेकिन वो सब अपना अपना कर रहे हैं और उसी में एक दूसरे से जोड़ तोड़ मिला करके सरकार चलती रहती थी। जिनपिंग साहब ने यह किया कि अलग अलग गुटों के जो लीडर्स थे इनको भी निपटा दिया। तो अब जो नंबर 3 वाली लीडरशिप लेवल था कम्युनिस्ट पार्टी से साफ हो गया। इधर पीएलए से जो इनके मतलब कमांडर की पोस्ट तो इन्होंने अपनी पोस्ट में मर्ज कर ली,
वो नंबर 2 की पोस्ट खत्म हो गई, पीएलए की नंबर 1 पोस्ट, तो वो खत्म कर दी। नीचे उसके जो जनरल्स और उसके नीचे का जो तबका है वो कई लेयर्स तक उसको भी साफ कर दिया। करीब 120 जनरल्स को ये निपटा चुके हैं। तो ऐसी हालत में पीएलए के पास कोई रास्ता नहीं है। उनको अगर चाहें तो उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा जनरल नहीं है कि अगर कहीं पॉलिटिकल वैक्यूम हो जाता है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, तो पीएलए के अंदर कोई ऐसा मैच्योर सीनियर या एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं है। वही हाल इधर कम्युनिस्ट पार्टी में कर रखा है। तो जिनपिंग साहब ने एक वैक्यूम बना दिया है, और अगर ये चले जाते हैं तो उस वैक्यूम का कुछ पता नहीं है कि उसको भरेगा कौन। हालांकि अभी तक कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि वो हैं, डेथ हो गई, क्या है। और ऐसे में बहुत से एनालिस्ट का कहना है कि शायद वो हॉस्पिटलाइज वगैरह हैं, गंभीर हालत में हैं, लेकिन अभी भी पावर में वही हैं, और उन्हीं के जो डिप्टी वगैरह हैं, नंबर 2 नंबर 3 जो उन्होंने अपने बना रखे हैं, अभी भी पावर वही कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और इसलिए अभी केओस नहीं है चाइना के अंदर। लेकिन जिस हिसाब से जो जिनपिंग विरोधी खेमा है वो खुशियां मना रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है और कुछ सीरियस है। तो अब देखना होगा आगे की खबर क्या आती है। दूसरी चीज पे आते हैं कि मान लीजिए कि कोई बंदा एमर्ज हो भी जाता है कि जो जिनपिंग साहब को कुछ होने की कंडीशन में वो उनकी जगह लेने को तैयार हो जाए। तो हाल में क्या था कि जिनपिंग साहब ने अपनी आर्मी की एक मीटिंग बुलाई थी, अपने जनरल्स कमांडर्स वगैरह की एक मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को मतलब एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन के लिए तैयार रहना। तो एंटिसिपेट जिनपिंग भी कर रहे थे कि अ, यहाँ पे एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन बन सकती है क्या। क्यों? तो क्योंकि उनकी जो जीडीपी है वो बुरी तरह से क्रैश हो रही है। अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 5% नहीं, हमारी ग्रोथ 4-4.5% पे कुछ हुई है। हालांकि सभी लोग आज की डेट में सिर खुजला रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इनकी जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव में चल रही है। बहुत कंजर्वेटिव भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2% हुई होगी। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीडीपी उनकी जो है, अगर 17 ट्रिलियन की जीडीपी आप मान लेते हैं तो उसका 30% रियल एस्टेट सेक्टर है। तो दैट इज अराउंड कितना, 5-5.5 ट्रिलियन डॉलर रियल एस्टेट में ही खेलते थे ये लोग। वो रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से बंद है। तो जब आपका जीडीपी का 30% हिस्सा टोटली बंद हो जाए, तो उसके बाद आप 17 से 18 कैसे हो सकते हैं, जब आपका 17 में से 5 माइनस हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो भगवानी मालिक है उसका। लेकिन बताते ये किसी को कुछ नहीं है, बस आकर के फिगर बता देते हैं कि आज इस साल हमारी ग्रोथ इतनी हुई है। बावजूद उसके इन्होंने इस बार ये माना है कि हमने जितना टारगेट किया था उससे कम हुई है। और दुनिया का ये कहना है कि जीडीपी की हालत बहुत खराब है। जीडीपी एक्चुअली श्रिंक हो रही है चाइना की, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है, अगर आप पिछले 2-4 सालों के डेटा को कंपेयर करते चले जाते हैं। तो कोई नया बंदा आता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि जीडीपी डूबी हुई है। जीडीपी डूबी हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल ट्रबल में है मेजॉरिटी पॉपुलेशन। और इस टाइप की सिचुएशन में जब देश होता है तो एक असंतोष का वातावरण रहता है। जीडीपी के आगे बढ़ने की कोई चांस इसलिए नहीं है क्योंकि जिनपिंग साहब की दूसरी एक फिलॉसफी थी। एक्चुअली हु जिनताओ और बाकी लोग जो इनके पहले लोग थे पूर्ववर्ती, उन्होंने एक बड़ा कैपिटलिस्टिक टाइप का मॉडल अडॉप्ट कर लिया था। तो उनका ये कहना था कि भाई करप्शन करो, कुछ भी करो, लेकिन पैसा कमाओ। और उस चक्कर में आर्मी की जो पीएलए थी उसने बहुत सारी कंपनीज बना ली थी डिफेंस रिलेटेड, और ये और वो बहुत कुछ था सरकारी। ये जिनपिंग साहब के नीचे, मतलब इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता वगैरह हैं, इन लोगों ने बहुत सारी कंपनीज खड़ी कर ली थी अपने भांजे, भतीजे, बेटी, बेटा के नाम से।
कर ली थी। ये ह्यूवाई वगैरह जो कंपनीज हैं, ये बेसिकली जो चाइनीज आर्मी की रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता था, वहां से टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर के और वहीं के इंजीनियर्स ऑफिसर्स को लेकर के इन्होंने ह्यूई करके कंपनी खड़ी कर ली, कम्युनिकेशंस की, मोबाइल्स की और इसकी उसकी। तो इन लोगों ने अपने हिसाब से कि भैया पैसा कमाना है किसी भी तरीके से, और सस्ती से सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप करो और अमेरिका और वेस्ट में डंप करो। और उस चक्कर में इन्होंने ये कह दिया कि भाई ऐश करो, तुम लोग जो कमा रहे हो जेब में रखो पैसा और घूमो फिरो। तो आप समझ लीजिए कि एक जमाने में ये हो गया था कि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर था बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार्स का। क्योंकि हर दूसरा आदमी जो पावरफुल फैमिलीज वगैरह से कनेक्टेड था, जान पहचान थी, कुछ भी था, वो इनके सपोर्ट से फटाक से एक कंपनी खड़ी करता था, उसको बैंक से लोन मिल जाता था, उल्टी सीधी सब्सिडीज मिल जाती थी, और वो कुछ भी प्रोडक्ट बना बनू करके और इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा था। टेक्नोलॉजी चोरी कर रहे थे, डिजाइन चोरी कर रहे थे, दूसरी कंपनीज की धड़ल्ले से डुप्लीकेट कॉपीज बना बना के बेच रहे थे। और सबको ये छूट थी कि जितना चाहो उतना पैसा कमाओ और ऐश करो। तो आपने देखा होगा चाइनीज बिलियनियर्स और ये और वो बहुत सारे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे वीडियोस वीडियोस, ये अरबपतियों के बच्चे थैलों में डॉलर लेकर के कहीं दुबई तो कहीं पेरिस तो कहीं कहीं घूम रहे हैं, और महंगी महंगी कारों में। वो एक अलग लाइफ स्टाइल चालू हो गई थी। चाइना बिल्कुल से कैपिटलिस्ट बन गया था, और कोई कह नहीं सकता था कि ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये जो सिस्टम था, इसने चाइना को बढ़त दी, इंडस्ट्री दी, ग्रोथ दी, सब कुछ दिया। लेकिन जिनपिंग साहब को इस सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। उनका कहना था कि हम कम्युनिस्ट हैं, हम सोशलिस्ट हैं, तो ये सारी कंपनीज ये प्राइवेट लोगों के हाथ में क्यों है, ये सब सरकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने ये सारी कवायद भी शुरू कर रखी थी कि उन्होंने क्या बोलते हैं, वो अली बाबा के जैक मा को पकड़ लिया, उसको पकड़ के सारा पैसा वैसा नोच लिया उसका, उसको भिखारी बना के भगा दिया। टेंसेंट वाले को पकड़ा, वो भी अरब खरबपति था, जो गेमिंग कंपनी थी चाइना की बहुत बड़ी, उसके भी बहुत सारी ऐसी तैसी कर दी, उसका बैंड बजा करके। तो अपनी ही कंपनीज की बैंड बजा दी इन्होंने, सोशलिज्म और कम्युनिज्म वापस लाने के चक्कर में। तो इकोनॉमी जो है वो मतलब ऐसी स्थिति में है कि अब किसी की हिम्मत नहीं है या किसी को भरोसा नहीं है कि यार हम फिर कमा उमा के खड़ा करेंगे एक बड़ी सक्सेसफुल कंपनी, और फिर कोई जिनपिंग टाइप का आदमी आएगा, हमको जेल में डालेगा, सब पैसा छीन लेगा और नंगा करके छोड़ देगा। तो इंटरनली इनके यहाँ के लोगों में भी अब वो एंटरप्रेन्योरशिप या कैपिटलिज्म के माध्यम से पैसा कमाने की वो हिम्मत बची नहीं। फॉरेन कंपनीज वगैरह जो थी वो वैसे ही भाग रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर इनका ठप हो चुका है। तो मतलब कुल मिला के इनको अपनी जीडीपी को रिवाइव करने के लिए कोई बहुत ज्यादा रास्ते बचे नहीं है। इमर्जिंग सेक्टर्स की ये बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे इनका बड़ा भरोसा था कि उससे बहुत बूम आएगी और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरर बन के उभर जाएगा और हम पूरी दुनिया को गाड़ियां बेचेंगे। तो ये हो गया कि पूरी दुनिया ने इनकी गाड़ियों पे टैरिफ्स लगा रखा है। आज हालत ये है कि यूरोप अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना इतनी अंडरकटिंग कर रहा है प्राइस की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कि 25 से 30% तक की वैल्यू पे गाड़ियां बेच रहा है। मतलब अगर एक कोई गाड़ी है, कार है मान लीजिए, और उसकी कीमत मैन्युफैक्चर करने की 1 लाख रुपए आती है, तो चाइना उसे 25 से 30 हजार रुपए में बेच दे रहा है। तो इन कंट्रीज ने ये कर रखा है कि उसके ऊपर 30%, 40%, 150% की ड्यूटीज लगा दी कि भाई तुमने 30 हजार का बेच दिया, 45 हजार रुपए की हमारे यहाँ आएगी, फिर उस पर जीएसटी टैक्स वैक्स लग के वो 1 लाख की हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, चाइना ने सोचा था कि ईवी में हम लीड ले लेंगे, लेकिन जैसे इंडिया है, इंडिया ने अपना बंद कर रखा है रास्ता। चाइना की कंपनीज को एंट्री नहीं दे रहा है इंडिया, कि इंपोर्ट हम करने नहीं देंगे मेड इन चाइना प्रोडक्ट को, और बनाने तुम्हें यहाँ हम देंगे नहीं तुम्हारी कंपनीज को। और उस चक्कर में इंडियन कंपनीज ने धीरे धीरे करके टाटा ने और
बाकी सब ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो लॉन्च करना शुरू कर दिया और इन लोगों ने मार्केट पकड़ लिया है। तो अब आज की डेट में चाइना के लिए इंडिया की मार्केट वायबल नहीं रह गई है घुसना। यूरोप में यही हाल है, अमेरिका में यही हाल है, तो वो सबने अपनी अपनी मार्केट बंद कर दी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्केट जो थी इनकी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसमें इनका हालत खराब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बहुत बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे कि एआई प्लस रोबोटिक्स को मिला करके हम बड़ी एक भारी टेक्नोलॉजी बना देंगे। एआई वाले रोबोट्स बना देंगे कि उनको ऐसे ही बैठे बैठे बोल दो जाओ सब्जी ले आओ, जाएगा अपना सड़क पे टहलते हुए सब्जी ले आएगा आपके लिए। आप उसको बोल दो कि खाना बना लो तो वो किचन में जाएगा। आप रेसिपी, मतलब आप नाम बता दो क्या खाना है, वो अपने आप इंटरनेट से रेसिपी उसकी डाउनलोड करके पका पुकू के लाके आपको दे देगा। ये इस टाइप के रोबोट्स एआई वाले उस लेवल पे सोचने लगे थे कि वो सब बनाएंगे और हर घर में 2-3 रोबोट चिपका देंगे। अमेरिका ने इनकी चिप्स रोक दी। अब जो हाई परफॉर्मेंस चिप्स चाहिए होती हैं इतनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए, इनको चिप्स नहीं मिलनी बंद हो गई तो इनकी एआई ठप हो गई पूरी। तो चाइना के लिए अब क्या है कि अपनी वो बड़ी वाली जो जीडीपी थी उस पे वापस लौटना और उसको ग्रोथ पे लाना एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है। ऐसी स्थिति में जिनपिंग साहब अगर निकल लेते हैं तो उनकी जगह लेगा कौन, और लेके वो कर क्या लेगा? जो भी कुर्सी पे बैठेगा मारा जाएगा, क्योंकि पब्लिक जो है जब भूखी रहेगी तो वो विद्रोह करेगी और जो उसको सामने मिलेगा उसकी गर्दन कटेगी। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर इनके यहाँ विद्रोह और हंगामा होता है, जो खुद जिनपिंग साहब बोल रहे थे अभी 10 दिन, हफ्ता 10 दिन पहले अपनी आर्मी को कि सिविल वॉर होगा, तुम लोग तैयारी कर लो बेटा, लड़ना है। तो प्रॉब्लम ये है कि पीएलए की ऐसी, इन्होंने ऐसी तैसी फेरी हुई है कि पीएलए वालों के पास कोई जनरल कमांडर इस टाइप के कोई लोग हैं ही नहीं जो सीनियर लेवल के हों, जिनको वॉर का कोई एक्सपीरियंस हो या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कोई वो हो। क्योंकि 120 के करीब जनरल और उस लेवल के, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, इनको ये निपटा चुके हैं। अपने डिफेंस मिनिस्टर को निपटा चुके हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर को निपटा चुके हैं। तो इस तरीके से इन्होंने लोगों को निपटाया हुआ है कि आज की डेट में पीएलए की हालत बहुत खराब है। अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ ऐसा था कि उनकी एक रॉकेट फोर्स है। अब रॉकेट फोर्स के साथ ऐसा हुआ कि कहा जाता है कि ताइवान को धमकाने के लिए जिनपिंग साहब ने बोला कि 5 या 11 मिसाइल कुछ फायर करो। अब मान लेते हैं कि 5 मिसाइल फायर करने को बोला, तो वो बोला ये था कि चाइना से फायर करो, ताइवान के ऊपर से आसमान पे जाती हुई दिखाई देनी चाहिए ताइवान वालों को, और क्रॉस करके समंदर में दूसरी साइड गिरनी चाहिए मिसाइल, ताकि ताइवान वाले डर जाएं, सहम जाएं, उनको खौफ हो जाए। तो अमेरिकन को भी वहां पे शिप विप लगा करके रखते हैं, वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं। हुआ ये कि मेरे ख्याल से 2 मिसाइल्स ताइवान के ऊपर से जाकर के, जैसा प्लान किया था इन लोगों ने उस हिसाब से जाकर के वो समंदर में गिर गई। अब अमेरिकन तो क्या है कि कंटिन्यूअसली इनको स्कैन करते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार मिसाइल तो इन्होंने 5 फायर की है, तो बाकी कहाँ गई? तो बाकी का ढूंढा गया तो पता चला एक मिसाइल जो है वो ताइवान ना जा करके बाजू में जापान की तरफ गई थी, वहां सी ऑफ जापान के आसपास कहीं गिरी। अच्छा, बोले 3 मिल गई, 2 कहाँ है? 2 का चाइना वालों को भी पता नहीं था कहाँ गई। फिर बाद में पता चला कि एक मिसाइल चाइना में ही कहीं एक जंगल अंगल में पड़ी मिली, और 5वीं कहाँ गई तो वो चाइना वालों ने भी नहीं बताया कहाँ गई। तो उससे जिनपिंग साहब का दिमाग खराब हुआ कि बोले ये रॉकेट फोर्स वाले कर क्या रहे हैं। इन्होंने जांच वांच करवाई तो पता चला कि इसमें तो भारी भारी घोटाला है, भ्रष्टाचार है, और मिसाइलें जो हैं वो इनकम्प्लीट थी, टेक्निकली गड़बड़ थी, और पैसा लेकर के जनरलों ने, जो मिसाइल बनाने वाली कंपनी थी, उससे पैसा खा करके ओके का सर्टिफिकेट करके मिसाइलें खरीद ली। तो जिनपिंग साहब का दिमाग खराब हुआ, तो इनका रॉकेट फोर्स वालों से झगड़ा हो गया, इन्होंने 1-2 जनरल वनरल को निपटा दिया। फिर इनको लगा कि यार ये रॉकेट फोर्स वालों के पास तो मिसाइल होती है,
तो फिर जिनपिंग साहब को याद आया कि यार हम चाइना में ही इधर-उधर अगर मान लो प्लेन से उड़ रहे हैं और ये रॉकेट फोर्स वालों ने नीचे से कोई मिसाइल मार के मेरा प्लेन गिरा दिया तो जिनपिंग साहब ने बोला रॉकेट फोर्स वालों से तो पंगा हो गया, इनके तो 1-2 जनरल हमने निपटा दिए हैं। तो जिनपिंग साहब ने कसम खा ली कि अब हम प्लेन से चाइना के अंदर नहीं सफर करेंगे, हम ट्रेन से चलेंगे। ठीक है भाई, वो ट्रेन से चलने लगे, जहां भी जाते थे ट्रेन से जाते थे। वैसे ये सनक उसको भी है, नॉर्थ कोरिया वाले को, वो भी प्लेन में नहीं बैठता, वो ट्रेन ही से जाता है जहां जाता है। हालांकि उसको जाना ही 2 जगह रहता है, एक चाइना और एक रशिया, और दोनों के जो लैंड बॉर्डर्स हैं वहां तक इसने बॉर्डर तक पटरी बिछा रखी है और बॉर्डर से आगे उन कंट्रीज की पटरियां हैं। तो ये ट्रेन से पहुंच जाता है, ये चाहे इसको मॉस्को जाना हो चाहे इसको चाइना जाना हो। हालांकि मॉस्को वॉस्को जाना होगा तो इसको 10-15 दिन ट्रेन में बैठना पड़ेगा, तब जाएगा मॉस्को। तो उस टाइप की कहानी है, क्योंकि उसको प्लेन में बैठने से डर लगता है। और जिनपिंग साहब को प्लेन में बैठने से अब इसलिए डर लगता है कि उनकी रॉकेट फोर्स उनको ना रॉकेट बना दे। अब ये जब ट्रेन में बैठने लगे तो इनको रॉकेट फोर्स पे और गुस्सा आया, तो और उनने उसके 5-6 अफसर जो और नीचे के थे उनको भी ढूंढ ढूंढ करके कि इसने भी करप्शन किया, इसने भी करप्शन किया, जेल में डालो, ये करो वो करो। एक आधा मर मुरा गए, किसी को कार ने उड़ा दिया घर से बाहर निकलते हुए, ऑफिस से बाहर निकलते हुए, किसी की डेड बॉडी मिली, कोई स्विमिंग पूल में डूब गया। तो बहुत सारे कांड कर दिए, वो अच्छी खासी संख्या में रॉकेट फोर्स के अधिकारी वगैरह निपटा दिए। और फिर नेवी से एक को पकड़ के लाए और उसको नेवी से ला करके रॉकेट फोर्स का चीफ बना दिया। अब रॉकेट फोर्स जो होती है वो बेसिकली क्या है, सबसे टेक्निकल लाइन होती है आर्मी की। वहां पे आपको मिसाइल लॉन्च करनी होती है तो मिसाइल का बिल्कुल मतलब सैटेलाइट के थ्रू ट्रैकिंग होती है, आपको किस पर्टिकुलर लोकेशन पे उस मिसाइल को गिराना है, टारगेट क्या है आपका, उसका पूरा कोऑर्डिनेट्स आपको मिसाइल में प्रोग्राम करना होता है, सब कुछ है। 10 बार उसका क्रॉस चेकिंग होती है। मिसाइल जब फायर होती है तो कंटिन्यूअसली उसकी मॉनिटरिंग होती है कि वो सही ट्रैक पे जा रही है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो बहुत टेक्निकली साउंड लोगों की जरूरत होती है। तो टेक्निकली साउंड और सीनियर लोग जो थे, एक्सपीरियंस वाले, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था, हालांकि 5 मिसाइल में से 2 ही वो पार करा पाए थे ताइवान, 3 कहाँ गई उनको भी नहीं पता था, लेकिन वो 2 मिसाइल चला तो लेते थे। अब जो आ गए हैं उनको एबीसीडी कुछ नहीं पता है। तो इस हालत में इनकी रॉकेट फोर्स है। यही हाल ऑलमोस्ट जब जिनपिंग साहब ने ऑडिट करना शुरू किया और धड़ाधड़ पीएलए के लोगों को निपटाना शुरू किया, तो उसका कारण यही था। अब इनका बोले बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया है हम लोगों ने, ऐसा किया वैसा किया है। अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बेचारा लाओनिंग, क्या नाम रखा है उसका, वो डॉक से निकलता है, 200 किलोमीटर का एक चक्कर लगाने समंदर में जाता है, 1-2 दिन के लिए रुकता है, वापस आके डॉक पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उतनी देर में उसके अंदर 10 तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं बड़ी बड़ी। एक दिन इन्होंने लियोनिंग को निकाला था, बोले हम जा रहे हैं अब ताइवान का घेरा डालेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर से। ठीक है, वो जा करके ताइवान के सामने खड़ा हो गया और इन लोगों ने खूब, इनके मीडिया ने चिल्लम चिल्ली की कि ये देखो लियोनिंग आ गया है और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और पूरे ताइवान को फोड़ डालेंगे। ठीक है, 72 घंटे जगह पे पहुंचा है, उसके 72 घंटे के अंदर ये लियोनिंग वालों ने, जो शिप का क्रू था, उसने ताइवान वालों से मैसेज ऐसेज देना शुरू किया, बात बात की है, बोला भाई पानी खत्म हो गया हम लोगों के पास, पानी दे दो। पानी आनी लिया है, पिए हैं और वापस जा करके खड़े हो गए चाइना के डॉक पे। मतलब इनके एयरक्राफ्ट कैरियर की एंड्योरेंस 72 घंटे की है। और आप खुद सोचिए कि अगर आप समुद्र में यात्रा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप किस चीज का स्टॉक करेंगे? खाना बाद में करेंगे, पानी पहले करेंगे पीने का। ये भाई लोगों के पास सिर्फ 72 घंटे का पानी था और एयरक्राफ्ट कैरियर लेके चल रहे हैं। इनकी दूसरी प्रॉब्लम है उससे बड़ी, फाइटर प्लेन इनको कोई एक कंट्री बेचती नहीं है, न रशिया देता है इनको ढंग के प्लेन, और वेस्ट वाले तो वैसे ही नहीं देते हैं। तो इन्होंने अपने प्लेन बना लिए हैं, JF-17 और क्या क्या, J10, J20, ये वो। अब प्लेन तो बना लिए हैं, नॉर्मल प्लेन है। अब बोले कि इसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी लगाएंगे, वहां उतारेंगे। तो पता चला कि एयरक्राफ्ट कैरियर ही पहली बार इन्होंने देखा है। तो इनके पास
वो पायलट्स ही नहीं है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर प्लेन को उड़ा सकें और वापस लाके उसे लैंड करा सकें। क्योंकि आप समझिए कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक फाइटर प्लेन को उड़ा लेना तो फिर भी चलो उड़ा लोगे, अगर पायलट में थोड़ी सी बुद्धि होगी, नॉर्मल जमीन पे रनवे से उसने प्लेन उड़ाए होंगे, तो फाइट एयरक्राफ्ट कैरियर से भी वो उड़ा लेगा। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर पे प्लेन को लैंड कराना जो होता है वापस आके, वो अपने आप में सबसे कठिन काम होता है। क्योंकि जब ऊपर से आदमी आ रहा होता है इतना सा, तो फाइट वो एयरक्राफ्ट कैरियर दिखता है समंदर में, आप पूरे सेंसर एंसर के साथ अपनी नजरों के साथ। फिर दूसरा, आप आ रहे हो और एयरक्राफ्ट कैरियर आगे आगे चल रहा है, आपको वो स्पीड का कैलकुलेशन भी करके रखना है। भाई नॉर्मल रनवे पे तो रनवे वही है ना, आप प्लेन ला करके उतर रहे हो, रनवे तो खड़ा है, यहां तो आपका रनवे आगे आगे बढ़ रहा है। अब आपको उसकी स्पीड को भी हिसाब में लेना है कि ये भी है, और हमको प्लेन किस स्पीड पे लैंड कराना है, वो एक चीज होती है। दूसरा, एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो अब आपका रनवे हिल भी रहा है, दाएं बाएं डोल रहा है, अब उस डोलते हुए रनवे पे आपको प्लेन उतारना है। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये तो मैं आपको दिन की बता रहा हूँ, रात की लैंडिंग तो और इम्पॉसिबल टाइप की चीज होती है एयरक्राफ्ट कैरियर पे। तो इन्होंने ये देखा कि यार हमारे पास तो पायलट्स ही नहीं है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने के लिए भी ट्रेनर्स नहीं, तो एयरक्राफ्ट नहीं है, चलो एयरक्राफ्ट का कुछ जुगाड़ कर लेंगे, तो पायलट्स नहीं है, पायलट्स के अलावा पायलट्स की ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। तो इन लोगों ने, भाई लोगों ने एक कहानी की, साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है टेस्ट पायलट्स कुछ करके, उस कंपनी में पैसा वैसा लगा करके कुछ हिसाब किताब किया, फिर वहां से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों पे मरीन पायलट्स की रिक्रूटमेंट के एड्स वैड्स चलाए कि साउथ अफ्रीका की एक कंपनी को ट्रेनर्स चाहिए हैं, तो रिटायर्ड पायलट्स मिल जाएं हमको। और कई सारे आ गए, पैकेज इतना शानदार दिया, $1.5 लाख महीने का, $2.5 लाख महीने का। अब ये पायलट जो रिटायर होके बैठे हैं, बोले यार हमको तो नौकरी में इतना पैसा नहीं मिलता था जितना ये रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है। तो वो सब आ गए वहां पे, दो चार ठो, तो उनको धीरे धीरे करके कि आप यहाँ नौकरी करो, और उसके बाद इन्होंने उनको कुछ ब्लैकमेल वगैरह करके, सेटिंग करके, पैसा वैसा दे के चाइना ले जा करके ये उनसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के पायलट्स को ट्रेनिंग एनिंग दिलवाने की व्यवस्था कर रहे थे। ये इनकी हालत, इनकी आर्मी के पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है, इक्विपमेंट इन्होंने बहुत सारे चोरी करके बना लिए हैं, वो इक्विपमेंट चलाना कैसे है, उस इक्विपमेंट को प्रोग्राम कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, वो इनके पास उसके लिए लोग नहीं है, उसके लिए ट्रेनर नहीं है। अब जिसने डेवलप किया है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, वो आकर के तो वो वेपन नहीं फायर करेगा ना, उसके लिए तो आपके जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको ही ट्रेंड होना पड़ेगा। तो पीएलए की ये प्रॉब्लम है उनकी। अब सिविल वॉर अगर हो जाता है, तो एक ऐसी आर्मी जिसके पास ढंग के कमांडर्स नहीं है, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स नहीं है, वो क्या सिविल वॉर को कंटेन वो कर पाएगी या कंट्रोल कर पाएगी, वो एक प्रॉब्लम है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर से आपने अपने सारे दुश्मनों को चुन चुन के निपटा दिया, उस चक्कर में सीनियर लीडरशिप ही खत्म है वहां से, तो वहां पे भी कोई बहुत सीनियर लोग बचे नहीं है। दूसरा, कोई अगर आ जाता है तो देश में इकोनॉमी आपने सत्यानाश कर दी है, वो नहीं बची। आपने अपने देश के जो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन थे उनकी ऐसी तैसी कर दी है, और जो फॉरेनर्स थे उल्टे सीधे नियम कानून बना बना दिए हैं, वो फॉरेनर्स भी देश छोड़ करके भाग रहे हैं। तो चाइना को जिनपिंग साहब ने एक ऐसे गड्ढे में घुसा दिया है कि जहां से उसका निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और अब अगर जिनपिंग साहब को कुछ हो जाता है, तो जो वो टूटा फूटा सिस्टम चला रहे थे, वो सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक चाइना के लिए बड़ी एक कठिनाई और चुनौती भरी परिस्थिति कि इसका किया क्या जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना जो है वो अपने एक एंड गेम टाइप में घुस गया है। अगर जिनपिंग साहब को सच में कुछ हो गया है सीरियसली, तो यहां से चाइना बड़ी एक चकरगिन्नी टाइप की सिचुएशन में फंसेगा। तो दिस इज एन एंड गेम फॉर चाइना। अब हम लोग
पाकिस्तान पे कल बात कर लेंगे कि पाकिस्तान का एंड गेम क्या चालू हो गया है। आज हम 5 मिनट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक इंटरनेशनल एक क्राइसिस खड़ा हो गया था कि जब माइक्रोसॉफ्ट के सारे कंप्यूटर्स जो हैं विंडोज 10 वो कोलैप्स कर गए, वो रुक गए, जिसके कारण बहुत सी एयरलाइंस ठप हो गई, फ्लाइट्स ठप हो गई, स्टॉक मार्केट्स बंद हो गई, बैंकिंग बंद हो गई। बहुत एक भारी इम्पैक्ट रहा और घंटों रहा। अब तो मेरे ख्याल से रिज्यूम हो गई हैं चीजें। और अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो इसका बड़ा भारी इम्पैक्ट रहा। अब क्लाउड क्लाउड स्टिक या क्लाउड स्ट्रीक करके कोई एक कंपनी थी, वो फायरवॉल टाइप का इंटरनेट बेस्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कुछ बनाती थी। तो उनके सॉफ्टवेयर जो हैं, ये कंपनीज जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो जिनके सिस्टम्स पूरे टाइम इंटरनेट पे ऑनलाइन रहते हैं और इंटरनेट पे रहते हुए ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर के काम करते हैं, तो इनको एक बड़ा पावरफुल एंटीवायरस और उस टाइप का एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कि जो मलेशियस अटेम्प्ट होते हैं, अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उनको रोकता रहे और इनके सिस्टम्स स्मूथली काम करते रहें। और इस कंपनी का उसी में स्पेशलाइजेशन था। ये कंपनी, जैसे हर एंटीवायरस कंपनी या इस टाइप की कंपनीज जो हैं, ये हर 15 दिन, एक महीने में अपने अपडेट्स लाती रहती हैं कि जैसे कोई नई साइबर थ्रेट पता चली कि हैकर्स इस तरीके से अटैक कर रहे हैं, तो वो उन्होंने उसको डिटेक्ट करने के कुछ सॉफ्टवेयर बना लिए, तो वो पैकेज बना बना करके ऑटोमेटिकली अपडेट करते हैं। तो इन्होंने एक लास्ट में कोई पैकेज बनाया था और वो पैकेज सिस्टम्स पे जैसे ही इंस्टॉल हुआ, सारे सिस्टम्स हॉल्ट हो गए और घंटों होते रहे। अब इसमें एक थ्योरी चल रही है कि ये साइबर अटैक था। उस थ्योरी में दम इसलिए है कि इनको घंटों लग गए इस मामले को रिजॉल्व करने में, जबकि एक नॉर्मल सी सिस्टम होता है। वो अगर आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटर को समझा होगा कि आपने कोई अपडेट लॉन्च किया है या अपडेट किया है सिस्टम को, तो एक ऑप्शन होता है कि आप इस अपडेट को अलग करके प्रीवियस कंडीशन में चले जाओ। तो मान लो इस अपडेट में कोई खराबी थी, कुछ था, तो ये अपडेट और इससे जुड़ी हुई सारी फाइलें सिस्टम अलग करके अपनी प्रीवियस कंडीशन में चला जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट और वो कंपनी मिलकर के तुरंत एक छोटा सा पैच रिलीज कर सकती थी और इन कंपनीज को दे सकती थी कि भाई आप लोग इसको अपने यहाँ इंस्टॉल कर लो, या इस तरीके से सॉल्यूशन है, आप रिवर्ट कर लो, ये अपडेट खत्म कर लो, आप पिछले स्टेटस पे आ जाओगे तो आपके सिस्टम चलने लगेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो मतलब सिस्टम्स ऐसे बुरे उलझे हुए थे कि वो स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे। तो जब स्टार्ट ही नहीं होगा तो आप उसको सेटिंग में जाकर के रिवर्ट भी नहीं कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे किया जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक साइबर अटैक हुआ था और जानबूझ करके उस अपडेट में कुछ इस टाइप की फाइल्स डाली गई थी, जिन्होंने इन सिस्टम्स को फंसा के रख दिया और सारे सिस्टम्स अटक गए। ये विंडोज 10 पे नॉर्मली हुआ है, और विंडोज 10 पे जो नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं नॉर्मली, और पर्टिकुलरली जो इस क्लाउड स्ट्रीक का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, उनके ऊपर ये अटैक हुआ है। सब पे नहीं हुआ है। इंडिया में भी इंडिगो और कुछ एयरलाइंस के ऊपर अटैक हुआ है जो इस सिस्टम को यूज कर रहे थे। और हालांकि माइक्रोसॉफ्ट और ये कंपनी मना कर रही है कि कोई साइबर अटैक नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर्स हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी कभी ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि हमारे सॉफ्टवेयर पे अटैक हो सकता है, या उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, या उसको टारगेट किया जा सकता है, या उसमें कोई कमजोरी है या खराबी है। तो इसलिए वो मना करेंगे कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ था तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व कर सकते थे। ये 6-7 घंटे, 8 घंटे तक मामला चलता रहा पूरी दुनिया में और आपको सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो इसका मतलब है कि किसी ने सोच समझ के, प्लान करके एक अटैक किया था और आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये मामला फंसा कहाँ से है जिसको हम रिजॉल्व कर सके। तो
दोनों ऑप्शंस हैं। मतलब हो सकता है कि जेन्युइन इनसे कोई गलती हो गई हो सॉफ्टवेयर में, उसके कारण ये हुआ हो, और दूसरा एक जो थ्योरी चल रही है कि ये कि इनके ऊपर साइबर अटैक हुआ है, और हो सकता है रशिया ने किया हो, क्योंकि रशिया के पास ये साइबर वर्ल्ड में जो हैकिंग वगैरह होती है हाई एंड की, उस मामले में रशियन हैकर्स जो हैं वो फेमस है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर हैकिंग की 1 to 10 की स्केल होती है कि हैकिंग स्किल जो है वो 1 से 10 तक है, तो रशियंस मेरे ख्याल से वो 9 और 10 के लेवल पे होंगे। हमारे इंडियन हैकर्स मेरे ख्याल से 4 5 या 6 के लेवल पे होंगे, और चाइनीज जो होंगे वो 6 7 8 के लेवल पे होंगे। तो ये लेवल है हैकिंग स्किल्स का। तो रशियंस जो है वो मतलब टॉप में माने जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा हुआ है कि हैकिंग हुई, तो हो सकता है कि ये एक वार्निंग दी गई हो कि आज हमने एक छोटे से सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम्हारे सिस्टम्स को हैंग कर दिया है, कल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो फिर क्या होगा। तो जैसा मैं आपको लगातार बोल रहा हूं कि एक वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, और ये वॉर जो है डायरेक्ट नहीं लड़ा जा रहा है, ये अलग अलग डोमेन्स में लड़ा जा रहा है, जिसमें कि साइबर डोमेन जो है या इलेक्ट्रॉनिक डोमेन जो है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वो है। क्योंकि आज पूरी की पूरी इकोनॉमी, अब आप सोचिए ना, सारी कंट्रीज की बैंकिंग और स्टॉक मार्केट्स को ठप कर दिया, तो आपने उनकी तो पूरी इकोनॉमी 6 7 घंटे के लिए रोक दी। और अगर 2 4 दिन के लिए हो जाए तो कंट्री मतलब कंपनीज तो छोड़ दीजिए, कंट्रीज बैंकरप्ट होने की कगार पे आ जाएंगी। तो ये एक वॉरफेयर का नया फ्रंट हो सकता है। तो यहाँ मैं हम लोग एक बड़े अनसर्टेन फेज में हैं। जैसे अभी मैंने आपको इतना लंबा किस्सा चाइना का सुनाया कि वहां पे भी क्या होने वाला है बिल्कुल अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता। अचानक जिनपिंग की खबर आ गई, अचानक डोनाल्ड ट्रंप की खबर आई कि उनके ऊपर फायरिंग हो गई। अभी जो कुछ हो रहा है, आज देखिए, अब आपसे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर का एक शटडाउन या आउटेज हुआ है वर्ल्ड वाइड, ये अचानक हुआ है। तो ये घटनाएं अचानक अचानक होती चली जा रही हैं, और ये एक मतलब थर्ड या फोर्थ वर्ल्ड वॉर आप बोल दीजिए, ये एक अलग डोमेन पे चल रहा है। और नॉर्मली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि सॉफ्टवेयर में कोई एरर था जिसके कारण, अपडेट में कोई एरर था जिसके के कारण ऐसा हो गया है ना। क्योंकि बिना 50 बार टेस्टिंग किए कोई भी अपडेट या कोई चीज ऐसे रोल आउट कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं करती। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी तब जब उस कंपनी के मेजर क्लाइंट्स 20,000 बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज हों। तो ऐसे में उस कंपनी को बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो कोई भी कंपनी अपने जो अपडेट्स वगैरह रिलीज करते हैं, वो बहुत सोच समझ के करते हैं, और उसकी 50 बार स्टेबिलिटी और बाकी सारी चीजों की टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो कुछ हुआ है, ये लापरवाही तो हो नहीं सकती है, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पे जब अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद ही कोई अपडेट कस्टमर्स के लिए रिलीज किया जाता है। तो इसमें यही हो सकता है कि उस कंपनी को इन्फिल्ट्रेट किया गया है, उसकी प्रोग्रामिंग को हैक किया गया है, और जानबूझ के उसके अंदर कोई बग डाला गया है उस अपडेट में। तो लेट अस सी क्या होता है, कैसे है, आगे आएगा बाद में खुलासा इसका। हो सकता है कुछ सालों के बाद आए कि साइबर साइबर अटैक था कि क्या था, लेकिन तब तक के लिए